हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 का हिमालय की बेटियां यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो भारत देश है उसकी भौगोलिक नैसर्गिक रचना हर तरफ अलग सी है। कहीं पर जंगल है तो कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पानी ही पानी। और हमारा जो उत्तर क्षेत्र है वहाँ पर पर्वत ही पर्वत। हमारे उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ा सा पर्वत खड़ा है जो कि कोई बाहरी दुश्मन को हमारी ओर आने नहीं देता है। उसका नाम है हिमालय। और इस हिमालय की चोटी से अनेकों नदियाँ निकलती हैं, जिस जिसे यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने कहा है हिमालय की बेटियाँ। तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम हिमालय की बेटियां यह है। इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप अलग अलग जगह पर अलग अलग करती है, यानी उसका रूप परिवर्तन करती है। यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने यह बताया है। लेखक जब दूर से हिमालय की चोटी से निकलती नदियों को देखता है तो उसे बहुत सुंदर प्रतीत होती है। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। वे श्रेष्ठ महिला के भांति दिखती थी। लेखक के मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव था। जब वह अनेकों डुबकियां लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी थी। बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार वह हिमालय की काफ़ी चढ़ाई उसने की थी, तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप अक्सर अलग अलग जगहों पर हमेशा आकर्षक ही पाता था। उसे बहुत हैरानी होती थी। पर्वतों के मध्य तो गंगा, यमुना, सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती थी, लेकिन समतल धरातल यानी मैदानों पर बहुत ही विशाल रूप में बदल जाती थी। कहीं पर वो छोटी सी, अगर वो पर्वतों पर देखे तो एकदम पतली सी छोटी सी दिखती थी, लेकिन जब धरती पर मैदानों पर दिखती थी तो वो बड़ी ही विशाल दिखती थी। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाना, भाव भगी माए बनाना और उल्लास अब समाप्त हो जाता है। अर्थात जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर वह खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती है। वे बिल्कुल अल्लड़ बाला की भांति प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की जो बेटियां हैं यानी नदियां हैं वो करती है। लेखक को यह समझ नहीं आता है कि निरंतर शांत आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किससे मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किधर जा रही है। जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने के लिए मायका छोड़कर खुशी खुशी से जाती है, उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पौधों से भरपूर घाटियाँ, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियाँ सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर बढ़ जाती है।
कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, सरो, चिन्नार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करता है, उसी तरह हिमालय भी अपने बेटियों के लिए चिंतित होता है। नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता छा जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघलती बूंदों में अपना अस्तित्व पाती है और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इन्हें महानद भी कहा जाता है, लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियां अर्थात जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे रावी, सतलज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने छाने लगता है। लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, उसे लगता है वैसे ही ये नदियाँ भी अपना बचपन हिमालय रूपी माता पिता के गोद में बिताती है और फिर बड़ा स्वरूप पाते ही ये चल पड़ती है। सागर के पास ऐसा सोचते ही लेखक को सागर हिमालय का दामाद और हिमालय ससुर ऐसा लगता है। यानी हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंप दी है। नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विरह यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना। वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवन और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरातल पर बहती नदियों को भी देखना वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियाँ तो अल्लड़ बच्चियों के रूप में दिखती है। मैदानों में बहती नदियाँ अपने आप में मस्त नवयौवना के रूप में यानी वो बड़ी सी नजर आती है और आकर्षित करती है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया है, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने उन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से ही बहुत उचाट था तो तिब्बत के सतलुज के किनारे जाकर बैठा, यानी वो उदास हो गए थे तब वो सतलुज नदी के किनारे जाके बैठे थे। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर तक तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा और लेखक कह उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति जो नर्तकी के समान है, इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखर रहा है। ये सतलज तुम्हारी बहन जय हो। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हुआ है। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे।